जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है या प्रिंसिपल है, इसको डिराइव करेंगे और उसको सीखेंगे। और वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जितना आप ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करेंगे, नेट वर्क करेंगे, वो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो देखिए, मैं इसके स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। कहता है कि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना नेट वर्क किया है, मतलब तमाम वर्क्स का सम ले लिया, तो वो उस ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। या इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज की क्यों हुई? क्योंकि इसके ऊपर वर्क हुआ है। इसके ऊपर वर्क हुआ है। तो चलो समझते हैं इसको पहले। तो देखिए, फर्श फर्श करें, ये एक फर्श है और इस फर्श के ऊपर एक बॉल जा रहा है। एक बॉल जा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फर्ज करें, मैं कहता हूं 12 जूल है। और ये बॉल इस तरफ जा रहा है। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है इस बॉल और फर्श के दरम्यान में। तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी की भी चेंज होगी? नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसको चलते रहना चाहिए। तो क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई पीछे से को धकेल नहीं रहा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। लेकिन फर्ज करें, अगर इसी चलते हुए बाल को मैं पीछे से धकेलना शुरू कर दूं, धक्का देना शुरू कर दूं, तो क्या होगा? इस बाल के जो स्पीड है बढ़ती जाएगी, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो जब ये बाल यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, मैं मुसलसल फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी यही होगी या बढ़ चुकी होगी? तो फर्ज कर इसकी काइनेटिक एनर्जी 12 से कितनी हो गई? 20 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी 12 से 20 हो गई, लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बॉल के ऊपर वर्क किया। वर्क किस तरह किया? मैंने फोर्स लगाया और एक खास डिस्टेंस तक फोर्स लगाया। फोर्स एक खास डिस्टेंस तक लगाया, तो उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। याद रखिए, जितने ज्यादा फासले तक आप फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा आप वर्क करेंगे और उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। मतलब फर्ज करें, अगर ये फोर्स और ज्यादा फासले तक लगाऊं, तो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है 20 जूल के बजाय 25 जूल हो जाए। विदाउट वर्क, याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। तो अभी देखिए, ये जो पहला केस मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी 12 से 20 हो गई, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क हुआ होगा? तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि अगर आप लोगों ने वर्क मालूम करना है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ पे देखिए, 20 जूल माइनस 12 जूल, तो ये आ जाएगा 8 जूल। तो इसका मतलब है इस बॉडी के ऊपर 8 जूल वर्क हुआ है। 8 जूल वर्क हुआ है, और इसी की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी 12 से कितनी हो गई? 20 हो गई। अगर इसके ऊपर वर्क ना होता, तो काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं होती है। सही है तक? अभी इसको मैं एक और तरीके से भी कह सकता हूँ कि फर्ज करें गाड़ी जा रही है और पीछे से दूसरी गाड़ी इसको हिट करती है, तो जो पीछे से गाड़ी इसको हिट करती है उसके ऊपर क्या करती है? वर्क। और आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी, जो गाड़ी हिट हुई है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो अभी देखिए, एक और मिसाल बता देता हूँ कि फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैंने 20 जूल वर्क किया है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी? वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी 20 जूल। जितना वर्क उतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैंने 100 जूल वर्क किया है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी? 100 जूल। जितना वर्क उतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। जितना वर्क किया है उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अभी आ जाते हैं, इसको डिराइव करते हैं। तो इसको डिराइव करने के लिए फेडरल की बुक में इसकी डेरिवेशन नहीं है, आप इसको, जो फेडरल के स्टूडेंट है उसको स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है।
तो इसकी डेरिवेशन के लिए मैं आता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा है कि W इज इक्वल टू एफ डी। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी, या इसको मैं लिख सकता हूँ कि W इज इक्वल टू एफ एस। इस तरह भी कह सकता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर में नाम दूंगा 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दूंगा? 1। इक्वेशन नंबर 1। और फर्स्ट करिए, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है और ये ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है। फोर्स कितने फासले तक लगा? एस फासले तक लगा। और ये बाकी जो मैंने वैल्यूज लिखी है, फर्जी वैल्यूज लिखी है, इसको मिटा देता हूँ। ये फर्जी वैल्यूज है, ये सिर्फ समझाने के लिए थी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट। हम लोग क्या करेंगे? आप लोगों ने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। लाजिम बात है, ये जो फोर्स लगेगा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूँ। और लास्ट में मैं इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो इक्वेशन क्या कहता है कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो अगर मैं s मालूम कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा? वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2a। सही। अभी मैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 नाम दूंगा और लास्ट में सिंपली मैं 3 और 2 की वैल्यू उठाकर 1 में दर्ज कर दूंगा। तो देखिए मैं लिखता हूँ पुटिंग पुटिंग 3 and 2 in 1, 3 and 2 in 1। तो अगर मैं ये दर्ज कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है एम ए, तो मैंने दर्ज कर दिया एम ए। और यहाँ पे एस की वैल्यू है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2a। तो सिंपल सी बात ये है भाई। अभी देख ले, ए से कट जाएगा, ए से कट जाएगा। और मैं इस एम को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे कि हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के केस में किया था जब उसको डिराइव कर रहे थे। और 2 को भी डिवाइड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू, मेरे पास हो जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर। हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर। और उसको मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्योंकि याद रखें, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक है। और ये हाफ एम वी आई स्क्वायर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। और इसको हम लोग ये भी लिखते हैं कि डेल्टा के ई, क्योंकि डेल्टा का मतलब चेंज आना। तो और ये जो है सिंपली सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी का वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव हो गया। जितना ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करोगे उतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। और जितनी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, हम लोग ये भी कह सकते हैं वो उस वर्क की वजह से हुई। सही है तक? अभी यहाँ पे एक दूसरी बात आ जाती है कि क्या ये वर्क एनर्जी थ्योरम पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी एप्लीकेबल है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी एप्लीकेबल है, एनर्जी के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि जितना ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हुआ उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो इसको मैं समझाता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट करें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक टेबल पे पड़ा है। ये फर्स्ट करें मैं एक टेबल बना रहा हूँ। सही। ये एक टेबल पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखे एक बुक पड़ी, बुक बुक समझ ले कि बुक पड़ी हुई है। तो उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अभी क्या ये बुक यहाँ से यहाँ तक खुद ब खुद आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, इसको आपको वर्क करना पड़ेगा, इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा।
तो अगर आप लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, फाइनल। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किस तरह हुई, क्योंकि इसके ऊपर वर्क हुआ है, इसके ऊपर हम लोगों ने फोर्स लगाया है, और फोर्स को डिस्टेंस कवर किया है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई उतना ही वर्क हुआ है। फर्स्ट करें यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 6 जॉउल, और यहाँ पे हो गई ये फर्स्ट करें 20 जॉउल। तो चेंज कितना है पोटेंशियल एनर्जी में, 14 जॉउल। तो 14 जॉउल इसके ऊपर वर्क हुआ है, इसके ऊपर वर्क कितना हुआ है, 14 जॉउल। जॉउल या जूल, सही। ये बुक यहाँ से यहाँ तक खुद ब खुद कभी नहीं जा सकता, इसके ऊपर वर्क हो। तो जितना वर्क होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो ये बात क्लियर हो गई। अभी यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है वो मैं ऐड कर देता हूँ। बाज औकात ऐसा स्टूडेंट कंफ्यूज है इसमें। बाज बुक्स में पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जो है यू से ज़ाहिर करते हैं, मैंने पोटेंशियल एनर्जी पी लिख रहा हूँ, तो बाज बुक्स में यू लिखा होता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा यू लिखूंगा, डेल्टा यू लिखूंगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये एक छोटा सा पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली फॉर conservative forces, is only defined, is only for I'm sorry मैं इसको मिटा देता हूँ, only defined for conservative forces। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक दो टॉपिक इंतजार करना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। तो होपफुली ये बात क्लियर हो गई है। अभी सवाल पैदा होता है कि अच्छा, ये जो हम लोगों ने डिराइव किया था वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें हम लोगों ने एज्यूम किया था कि नो रेजिस्टिव फोर्स, कोई रेजिस्टिव फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर अमल नहीं कर रहा। ये जो हम लोगों ने डेरिवेशन की है, इस सिर्फ इस बुनियाद पे की है कि हम लोगों ने अज्यूम किया है कि कोई रेजिस्टिव फोर्स अमल नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बाल और इस जमीन के दरमियान में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस बाल के ऊपर कोई एयर रेजिस्टेंस अमल नहीं कर रहा। तो तब वर्क एनर्जी थ्योरम की ये शेप होगी, ये शेप होगी। लेकिन अगर रेजिस्टिव फोर्स होगा तो फिर क्या करेंगे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा डिराइव करेंगे। या मैं डेरिवेशन को स्किप कर लेता हूँ, बहुत सिंपल है। मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ उस केस में कि अगर रेजिस्टिव फोर्स होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम को किस तरह लिखेंगे। तो चले आ जाते हैं। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ कि वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम। रेजिस्टिव मीडियम, ठीक है। मतलब रेजिस्टिव फोर्स जीरो नहीं है। रेजिस्टिव फोर्स चाहे फ्रिक्शन है, चाहे एयर रेजिस्टेंस है, चाहे एयर ड्रैग है, ये सारे मौजूद हैं। तो इस केस में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को किस तरह लिखेंगे, हम लोग कहेंगे कि जितना वर्क हुआ उसका कुछ हिस्सा जो है वो अपेयर हुआ एज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और बकाया जो है वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। जैसे कि ये रेजिस्टिव रेजिस्टिव फोर्स भी कह सकते हो आप, इसको आर मैंने लिखा है, या इसको मैं इस तरह भी लिखता हूँ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। इस तरह भी कह सकते हैं। तो क्या मिसाल है, इधर देखें। फर्ज करें ये एक बॉल है,
इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फर्ज करें मैं कहता हूँ 10 जूल, और इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नो रेजिस्टेंस, मतलब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जितना हम लोग वर्क करेंगे वो सारा का सारा चेंज काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। फर्ज करें मैंने वर्क किया 5 जूल, 5 जूल इसके ऊपर वर्क किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 5 जूल वर्क जो है, जो 5 जूल वर्क होगा वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 15 जूल। 10 से बढ़ गई 15 हो गई, 10 से बढ़कर क्या हो गई, 15 हो गई। लेकिन ये कब, जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, कोई फ्रिक्शन, कोई एयर ड्रैग नहीं होगा। तो इस केस में हमारे पास जो वर्क एनर्जी थ्योरम होगा वो क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अभी सवाल ये पैदा होता है कि अगर रेजिस्टेंस हो, विद रेजिस्टेंस, मतलब एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, ये मौजूद हो, तो क्या होगा। तो देखिए ये बॉल जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसको मैंने मूव किया, अभी दरम्यान में फ्रिक्शन भी अमल कर रहा है बॉल और फर्श के दरम्यान में, और इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी अमल कर रहा है इस तरफ, और मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ। फर्ज कर इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पहले थी, वही मैंने ले ली 10 जॉल, और उसके ऊपर मैंने वर्क किया 5 जॉल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन याद रखिए इस केस में मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो वर्क सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में तब्दील नहीं होगा, क्योंकि याद रखें कि मैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी काम कर रहा हूँ। ये फ्रिक्शन जो है, ये फ्रिक्शन इसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा कि इस केस में क्या काइनेटिक एनर्जी इतनी ही होगी, 15 होगी, नहीं 15 नहीं होगी, 15 से कम होगी। तो अगर आप, मैं एक फर्जी वैल्यू ले लेता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई 12 जूल। हालांकि जूल वर्क मैंने 5 जूल किया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 10 से 12 नहीं हुई, 10 से 15 नहीं हुई, 10 से कितनी हो गई, 12 हो गई। तो सवाल ये बता था 3 जूल जो मैंने वर्क किया था वो किधर गया। तो मैं अगर स्टेटमेंट स्टेटमेंट को देख ले, तो मैंने वर्क कितना किया, 5 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई, 10 से 12, 2 जूल। बकाया जो 3 जूल था वो मैंने वर्क किया अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो मैंने क्या किया, वर्क किया अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो जितना वर्क मैंने किया होता वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। सही है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी आपको काम करना है इस केस में। अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो जितना वर्क मैंने किया होता सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती। तो ये सिंपल सा आइडिया है, इसकी डेरिवेशन में कहता हूँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन को आप स्किप कर सकते हैं। फेडरल की बुक में तो बिल्कुल डेरिवेशन है ही नहीं, आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ से। तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें।